सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट उनके बेंच ने 7 बेंच का वो निर्णय रहा है जो डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिया है, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति उपवर्गीकरण साथ में क्रीमी लेयर का वो जो निर्णय दिया है, जो जाति जाति में वैमनस्य अशांति अद्वितीय का कारण होगा, हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। मैं पिछले 8 दिनों से उस जजमेंट पर और अन्य साइटेशन में चर्चा कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था। और डी.वाई. चंद्रचूड़ जो सदस्य न्यायाधीश थे तत्कालीन, उनकी अध्यक्षता पीठ में जो 7 लोगों की बेंच था, उसमें न्यायमूर्ति भूषण गवई, न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा, न्यायमूर्ति पंकज मित्तल, न्यायमूर्ति एस.सी. वर्मा, इन्होंने 1 अगस्त 2024 को 6 विरुद्ध 1 अनुपात में पंजाब सरकार विरुद्ध दरविंदर सिंह इस केस में उपवर्गीकरण किया, अनुजाति का उपवर्गीकरण अक्टिमेटर की बात कही है। लेकिन न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी इन्होंने उसका विरोध किया, जो संविधान विरोधी बताया। और इसी साथ में ही जो संदर्भ दिया गया, इस बेंच जो निर्णय में जो संदर्भ दिया गया, वो इंदिरा साहनी विरुद्ध भारत सरकार का वो एक संदर्भ दिया गया उसमें, वो निर्णय में। तो इंदिरा साहनी विरुद्ध भारत सरकार, ये केस क्या है? इसमें ओबीसी को क्रीमी लेयर में रखा गया है और आरक्षण मर्यादा 50% के ऊपर नहीं होनी चाहिए, निर्णय भी इंदिरा साहनी में दिया है, इस केस में दिया है। तो वो जो निर्णय था वो 9 बेंच का निर्णय था, जो 6-3 अनुपात में दिया गया है। तो उसमें तत्काल न्यायाधीश सर न्यायाधीश एच.एम. चिनिया, उनके अध्यक्षता वाली पीठ में एस.ए. मोहम्मदी, न्यायमूर्ति जे.एस. वेंकटलिया, न्यायमूर्ति बी.पी. चिवन्नेट्टी, न्यायमूर्ति पांडियन, न्यायमूर्ति पी.बी. साबन, न्यायमूर्ति टी.के. थोमन, न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह, न्यायमूर्ति आर.एम. शाह, ये इनकी खंडपीठ ने वो निर्णय दिया था, जो ओबीसी का आरक्षण क्रीमी लेयर लगा दिया है, आरक्षण मर्यादा 50% के ऊपर नहीं होनी चाहिए, बात की गई। जबकि मागासवर्गीय इस जो संख्या भारत में 84% है और 15% अन्य है, ओबीसी जो अपर कास्ट में 15% है। तो हम इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन और एक साइटेशन बड़ा इम्पोर्टेंट है, जो ईवी चिन्मय केस में विरुद्ध भारत सरकार आंध्र प्रदेश सरकार इस केस में दिया गया है, जिसमें 4-1 बहुमत से वो निर्णय दिया गया था, जिसमें जो न्यायाधीश थे, जिसमें संतोष हेगड़े, एस.एम. वरीवाला, न्यायमूर्ति बी.पी. सिंह, न्यायमूर्ति एम.के. सिन्हा, न्यायमूर्ति एस.वी. सिंह, इन्होंने अनुसूचित जाति को जनजाति को एक वर्ग समूह माना है। उस बेंच ने 5 बेंच का था जजमेंट, 5 से वो मंजूर हुआ है। उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति का एक वर्ग समूह माना है, उनका वर्गीकरण नहीं हो सकता है, वो निर्णय दिया था। उसको उन्होंने अभी के जो बेंच है डी.वाई. चंद्रचूड़ की, इन्होंने बदल दिया है, इस निर्णय को बदल दिया है। उन्होंने उपवर्गीकरण करने से मना किया था, इन्होंने उसको बदल दिया। और दूसरा क्रीमी लेयर जो इंदिरा साहनी का जो केस का संदर्भ था, क्रीमी लेयर वो लागू किया। इसलिए 2 जजमेंट साइटेशन बहुत महत्वपूर्ण है। और अभी हमारे सर न्यायाधीश भूषण गवई साहब आंध्र प्रदेश के अमरावती गए, उन्होंने अपनी क्रीमी लेयर बात को वकालत की। हम इस पे क्या करेंगे? अभी वो आरक्षण का विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय है, हम इस पे आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। तो ये चंद्रचूड़ साहब की अध्यक्षता पीठ में गवई साहब थे, उनके उस निर्णय में उपवर्गीकरण क्रीमी लेयर की बात करते हुए संविधान अनुच्छेद 341 का उल्लंघन नहीं बताया। ऐसा हमको समझना पड़ेगा। संविधान अनुच्छेद 341 का उल्लंघन नहीं माना। अभी हमें ये बड़ा विषय, अहम विषय, 341 उल्लंघन बड़ा अहम विषय है। ईवी चिन्मय आंध्र प्रदेश सरकार जो निर्णय हुआ है, जो निर्णय लिया गया,
वो सामाजिक आधार पर लिया गया। हमें समझना पड़ेगा, इशू इस सामाजिक आधार पर नहीं रह गया। और समाजशास्त्रीय आधार पर निर्णय देने के बाद में अनुसूचित जाति और जनजातीय वर्ग एक समूह है, ये माना गया है। चिन्मय केस में वो आधार लिया गया, सामाजिक आधार, समाजशास्त्रीय आधार, सामाजिक आधार लिया गया, समाजशास्त्रीय आधार लिया गया और उन्होंने वर्गीकरण से मना किया। इसका और एक उससे अब हमें इस साथ में जोड़ना पड़ेगा संदर्भ। 1916 में जब भारत गुलाम था, उस काल में हिंदू वर्ग में या ब्राह्मण व्यवस्था में अस्पृश्य समाज या हिंदू वर्ग का भाग नहीं था। हम 1916 की बात कर रहे हैं। अस्पृश्य समाज या हिंदू वर्ग का भाग नहीं था, इसको हिंदू मानते नहीं थे। तो अंग्रेजों ने फिर इनको क्या करना चाहिए, जो ये हिंदू नहीं है तो इनको ये क्या करना चाहिए, जब हिंदू ये मानने को तैयार ही नहीं है, हिंदू ये अस्पृश्य वर्ग हिंदू ही नहीं है, तो क्या करें। तो अंग्रेजों ने 2 शेड्यूल बनाए, एक जाति का शेड्यूल, एक जनजाति का शेड्यूल, एक कास्ट का शेड्यूल, एक ट्राइब का शेड्यूल। वो कास्ट का शेड्यूल बनाया, वो शेड्यूल कास्ट कहते हैं, और ट्राइब का शेड्यूल है उसको शेड्यूल ट्राइब कहते हैं। और शेड्यूल तब बनाया गया है जब इन्होंने हिंदू मानने से मना किया था। उस शेड्यूल के आधार पर, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के आधार पर जो अनुसूची बनाई थी, उसके आधार पर 1931 का जो सेंसस हुआ, जनगणना हुई, उन्हें वो आधार पर वो निर्णय था बिल्कुल सही था, क्योंकि जाति समाजशास्त्री दृष्टियों से ये बहिष्कृत जाति थी। हिंदू जाति है ही नहीं, हिंदू धर्म, ऐसा तो हिंदू धर्म है ही नहीं ऑफिशियली। वो फिर हम कब चर्चा करेंगे। तो धनंजय भूषण साहब या धनंजय साहब का जो निर्णय था वो बिल्कुल गलत है। उन्होंने उस आधार को उन्होंने कभी सोचा नहीं है, और ये 341 से उल्लंघन है था टोटली। क्योंकि समाजशास्त्री जहाँ क्रिमिनल रहता है वो आर्थिक आधार होता है, जहाँ क्रिमिनल रहता है वो आर्थिक आधार होता है। ये तो इशू 341 सामाजिक इशू है, वहाँ कोई आर्थिक आधार लिखा ही नहीं है। संविधान कार ने, हमारे घटनाकार ने वहाँ संवैधानिक आर्थिक आधार का उल्लेख ही नहीं किया, सामाजिक आधार का ही उल्लेख किया है। तो ये हमको इस संदर्भ में समझना है, टोटली इनका निर्णय ये टोटली गलत है, संविधान विरोधी है। और गवई साहब ने अपने फैसले की वकालत भी की, और खेतियार, मजदूर और अधिकार वर्ग के बच्चे हैं उनकी तुलना कर डाली। अरे भाई, लेकिन सामाजिक जो शेड्यूल कास्ट है ओपन में आ सकता है क्या, उसको ओपन मानने को स्वीकार करेंगे क्या, ये भी हमको सामाजिक इशू समझना होगा। हम इसकी भी आगे चर्चा करेंगे। तो ऊपर करने से होने वाले दुष्परिणाम, जो इफेक्ट्स है या दुष्परिणाम है, उस पर भी चर्चा करेंगे। मेरा खुद का एग्जांपल लो, मैंने नागपुर विद्यापीठ में प्राध्यापक पद की इंटरव्यू दिया था। मेरे पास सब वो क्वालिफिकेशन थी, मैं पोस्ट ग्रेजुएट था, नेट था, और उस पोस्ट के लिए मैं बिल्कुल काबिल था। इंटरव्यू दिया, लेकिन मुझे उस पोस्ट पे मुझे नॉट फॉर सुटेबल बता दिया। अभी वो कोर्ट के मामले बाद में बात को अलग विषय है। तो 3 बार अगर उन्होंने वही बात की, 3 बार एडवर्टाइज दिए, उन्होंने कहा कि नॉट फॉर सुटेबल, तो ओपन में चले जाती है वो पोस्ट। तो अगर हम अभी एक संघ होने के बाद भी नॉट फाउंड सुटेबल होता है, तो ये उपवर्गीकरण करने के बाद तो कैंडिडेट मिलेंगे नहीं, वो पोस्ट ओपन हो जाएंगी। 3 बार ओपन दे देंगे, एडवर्टाइज करेंगे, नॉट फाउंड सुटेबल करके ओपन हो जाएंगी। हम ये आगे कोर्ट का चक्कर चलेगा, भोगना तो हमको है ना। तो ये एक मेरा पहला वो एग्जाम्पल है जो मैंने देखा है। दूसरी बात, इस अनुसूचित जाति का जो बात की है ऊपर वगैरह, उस पर कोई भी जाति को 100% आरक्षण से मना किया है। 100% आरक्षण नहीं होना चाहिए किसी भी जाति समूह को, वर्ग समूह को। तीसरी बात, क्रिमिनल को समझ देंगे। जो बाबा साहब ने जो संविधान में 341 में या 342 जो बात कर रहे हैं, वो सामाजिक आधार लिया है, और ये क्रिमिनल लाना है आर्थिक आधार होता है, तो वहाँ कोई सामाजिक इशू है। बाबा साहब ने कोई आर्थिक उल्लेख किया ही नहीं वहाँ, तो क्रिमिनल का कैसा उन्होंने संदर्भ किया, आर्थिक आधार कैसा लिया, जबकि वो संविधान में उस 341 या 342 में हमें, या 340 में भी हम ओबीसी की बात करेंगे, या 243 टी में कहीं भी हमें आर्थिक आधार दिखाई नहीं पड़ता। तो ये जो इन्होंने जो निर्णय दिया 7 बेंच में, ये बड़ा चिंता का विषय है।
हम इनकी बुद्धि की हुई आती है, इनकी बुद्धि के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सामाजिक स्थिति के आधार पर आरक्षण नहीं मिला है। हमें जो आरक्षण मिला, आर्थिक आरक्षण की दृष्टिकोण से आरक्षण नहीं मिला, और 10% आरक्षण आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि वो ब्राह्मण वर्ग को दिया, प्रकाश को आरक्षण दिया। इस टाइम में सुप्रीम कोर्ट ने उसको आरक्षण बिल्कुल सही माना, जबकि वो इलीगल था। हमारे संविधान में कहीं भी आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया गया। उन्होंने 10% आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया गया, और आरक्षण तो मर्यादा 60 के ऊपर जा रही है, फीस वो चल रहा है उनको। लेकिन ये 50% ऊपर नहीं होना चाहिए। और 10% इलीगल आरक्षण दे दिया आर्थिक आधार पर, वो चल गया, इनको चल रहा है। हमको इसको भी समझना पड़ेगा। तो सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 370 के आधार लेकर जो निर्णय दिया, वो भारतीय संविधान को बाईपास कर रहा है। हमको समझना पड़ेगा। क्रिमिनल का जो भूत अभी हमारे सर पे लाया गया है, ये भविष्य में हमारे लिए बहुत घातक होने वाला है। ब्राह्मणी व्यवस्था कल चल के हमारे देश में, ब्राह्मणी व्यवस्था ही बोले, ब्राह्मणी न्याय व्यवस्था हमारे पे कल चल के पुनेरी पेशाई लाने वाली है हमारे पे। हम गुलामी पर बढ़ने की चांसेस है, क्योंकि कोई भी हमारा जो ओपन वर्ग शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब है, ओपन में वो टिक ही नहीं पाएगा। आज 40% ओपन में है, 50% ओपन, 50% नहीं है, फिर भी हम टिक नहीं पाते। फिर तो टिक ही नहीं पाएंगे हम लोग। अभी देखते हैं हम, कास्ट जनगणना होने जा रही है, अब देखते हैं हम क्या होने वाला है, भविष्य में देखेंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय और एक कभी इनकी जो बुद्धि की न्यायाधीश है, इनकी बुद्धि की क्यों भी आती कभी। अभी और एक मैं रेफरेंस दूंगा, कोटेशन दूंगा। सुप्रीम कोर्ट के जो सर न्यायाधीश रंजन गोगोई, इनके अध्यक्षता पीठ ने, जिसमें शरद बोबड़े, अशोक भूषण, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, यह सब नजीर, जो 5 बेंच का निर्णय था, जिन्होंने सहमति से निर्णय दे दिया। 9 नवंबर 2019 को निर्णय दे दिया। राम जन्मभूमि केस की बात कर रहा हूँ मैं। जो निर्णय भावना के आधार पर है, कोई प्राइवेट ही नहीं है। एक तो 10% आरक्षण जो दिया, आर्थिक आरक्षण दिया, वो अभी कोई हमारे संविधान का बाईपास कर रहे हैं। यहाँ भी प्राइमा फेसी नहीं है, भावना के आधार पर निर्णय दिया गया है। अब इन लोगों को लायक जज कैसे हुए हैं? ये तो नॉट क्वालिफाइड है। इसको मैं आगे चर्चा करूंगा ही। इनको सुप्रीम कोर्ट में नहीं बैठना चाहिए था। इन्होंने किसी हिंदू मंदिर के पुजारी बनना चाहिए था। इनकी यही लायकी है। जो अयोध्या का जो संदर्भ दिया जाता है, अयोध्या ये बुद्धिस्टकालीन कैपिटल थी, भारत की बुद्धकालीन वो राजधानी थी, और उसका मूल नाम साकेत था। इस पर हम कभी चर्चा करेंगे, क्योंकि बुद्ध वगैरह से बुद्धिस्ट कल्चर से जुड़ा हुआ विषय है। और जो हमारे बुद्धिस्ट आदमी ने जो एक पिटीशन डाली थी, उस पर कोई निर्णय ही नहीं हुआ। एक तो उन्होंने उसको अलाउ करने हुआ था ना, तो कैंसिल करने हुआ था। उन्होंने 2 जाति वर्ग समूह को, एक मुस्लिम को और एक राम मंदिर, एक मुस्लिम को जगह दे दिया, बुद्धिस्ट वैसे रहेगी। तो इससे हम फिर कभी चर्चा करेंगे। और जब ये लोग इस प्रकार से भावना का आधार पर निर्णय देते हैं, तो भूषण गवई सरनाई भूषण गवई साहब ने बुद्धगया महाबोधि विहार की जो याचिका है, उस पर निर्णय नहीं हुआ था। उनके हाथ में के चाहो तो उसी तरह अपने रेजिम में वो निर्णय दे सकते थे, नहीं दिए। और जब यह से अनुसूचित जाति जनजाति का उन पर दाग लग गया है, दूसरा ये भी लग गया है उनके पर कि वो और निर्णय कि उन्होंने अपने काल में उसका निर्णय दे के वो केस को बाहर निकालने हुआ था, जैसा इन्होंने डीवाई चंद्रचूड़ ने और रंजन गोगोई ने किया। हम तीसरी चर्चा करने जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट, जो कभी भी लगता है सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय एक सवर्ण न्यायालय है, ऐसा लगता है सुप्रीम कोर्ट एक सर्वोच्च न्यायालय नहीं है, सवर्ण न्यायालय है, क्योंकि यार न्याय नहीं मिलता है। अगर एक कॉम्पिटिशन होती, स्पर्धा परीक्षा होती, ये चपरासी की वर्ग 4 की परीक्षा भी पास हुई होती कि न्यायाधीश जो बने हैं, ये चपरासी की परीक्षा भी वर्ग 4 की परीक्षा भी पास होते क्या, ये संशोधन का विषय है। ऐसे कई न्यायाधीशों का मैं निर्णय पढ़ता हूँ तो न्यायालय की तोहिम लगती है। मेरा खुद का एक मेरी केस लो, जो एक माजी सनदी अधिकारी IAS अफसर था, ईडर खोबरागढ़े, इसने संविधान साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया था। संविधान साहित्य कैसे हो सकता है भाई?
भारतीय संविधान या साहित्य हो ही नहीं सकता। भारतीय संविधान कानूनी किताब नहीं है, लीगल बुक नहीं है। भारतीय संविधान ये लीगल बुक नहीं है, ये संविधान कानूनी दस्तावेज है, लीगल डॉक्यूमेंट है। और संविधान ये साहित्य कैसे हो सकता है? ये तो संविधान की तोहीम है। इसलिए मैंने उनको नोटिस दिया, इधर खोबरा को नोटिस दिया, बीबी को, रेखा खोबरा को नोटिस दिया। उसके बाद में संविधान फाउंडेशन, उसकी संस्था संविधान फाउंडेशन, उसको भी नोटिस दिया। नोटिस का उत्तर नहीं आया तो मैंने केस उच्च न्यायालय में डाल दिया। मेरी याचिका क्रमांक 39/2019 ये रवि देशपांडे, न्यायमूर्ति रवि देशपांडे और न्यायमूर्ति विनय जोशी, इनकी खंडपीठ के सामने लगी। और मेरे ओर से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील एडवोकेट चेतन भैरवा और मेरे अच्छे मित्र बीबी रायपुरे, वो मेरी पैरवी कर रहे थे वो मेरे केस में। तो वो मेरी केस खारिज इसलिए किया और निर्णय क्या दिया अभी हमको समझना पड़ेगा। निर्णय बड़ी इंपॉर्टेंट है। निर्णय क्या है? तो जो रवि देशपांडे और विनय जोशी क्या कर रहे हैं मेरे केस में, ये भी सुनना पड़ेगा। वो क्या बोल रहे हैं? द ग्राउंड ऑफ चैलेंज इज दैट द लिटरेचर कैन बी ऑफेंस आल्सो एंड देयरफॉर देयर शुड बी प्रिवेंशन इन होल्डिंग सच ए प्रोग्राम इन प्योरली hypothetical and imaginary. Apart from that, we don't find any fundamental right in favor of the petitioner or any fundamental duty which can be enforced by way of filing a writ petition under the Article 226 of the Constitution. Writ petition is therefore dismissed, no court. क्या मैंने मेरे मूलभूत अधिकार उल्लंघन के लिए वो पिटीशन डाला था? अरे भाई, मेरी क्वालिफिकेशन क्या थी वो पढ़ने समझ नहीं हुआ था। मेरा प्रेयर क्या थी वो समझ नहीं हुआ था। मेरी क्वालिफिकेशन क्या थी वो समझ नहीं हुआ था। मेरा प्रेयर, यस, मेरी क्वालिफिकेशन नहीं समझ रहे, फिर प्रेयर क्या है समझ नहीं रहे, निर्णय भलते दे रहे। इनकी जज की बुद्धि की बात ही है। और अगर हम साहित्य को, संविधान साहित्य को माने हैं, अगर साहित्य हमें मंजूर नहीं तो जलाया भी जा सकता है। साहित्य जो हमें कोई साहित्य मंजूर नहीं है उसे जलाया भी जा सकता है। जैसा कि बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई थी, बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई थी नहीं। और इस नालायक इज्जत खुबरागड़े जो IAS ऑफिसर रिटायर हो गए हैं, इस नालायक के संविधान साहित्य सम्मेलन के कारण नई दिल्ली के जंतर मंतर पर संविधान जलाया गया है। ऐसे नालायक लोग होते हैं। बाद में अलग बात है कि वो केस, पुलिस केस हुई बात लगे, तो ऐसे नालायक लोग होते हैं हमारे देश में, हमारे समाज में। और ऐसे कई जज है हम जिसमें हमने देखे करोड़ों कैश मिली, करेंसी मिली। दिल्ली का एक न्यायाधीश था हाई कोर्ट का, उसके घर में करोड़ों की करेंसी में, करोड़ों रुपये कैश नकदी करेंसी मिली। एक लखनऊ का जज है, वो धर्मांध बात कर रहा है, वो भी धर्मांध जगह पर धर्मांध बात कर रहा है। ऐसे कई जज रेफरेंस है। राजस्थान हाई कोर्ट में मनु का पुतला लगा दिया गया है, वो केस में भी निर्णय नहीं हुआ। तो ऐसे जज हमारे देश में हैं। तो इन जजों, अगर ये कोलिजियम नहीं होता, इसकी तपस्या की बने होती कि नहीं होते, परीक्षा पास हुई थी नहीं, भी इनकी वो उनकी बुद्धि में तर्क की बात ही है। आज जो ये जज बने हैं कोलिजियम के जज बने हैं। अगर कोलिजियम सृष्टि नहीं होती तो जज बने होती कि नहीं होती है, तपस्या की परीक्षा पास भी होती कि नहीं होती, ये भी इनके संशोधन का विषय है। मैं अभी जो नरेंद्र मोदी सरकार ने 124 में जो भारतीय संविधान के नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन कहा था, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। नेशनल जुडिशियल NJC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की बात नहीं कर रहा हूँ कि अगर उससे हुआ तो जो हमारे न्याय व्यवस्था पर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस गिरने वाला है, मैं उसकी भी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जैसे UPSC है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग है, उसी धरती पर, उसी पैटर्न पर यूनियन पब्लिक जुडिशियल कमीशन होना चाहिए। यूनियन पब्लिक जुडिशियल कमीशन होना चाहिए। स्पर्धात्मक परीक्षा होना चाहिए। जो मेरिट, उसमें जो परीक्षा पास हो जाएगा उससे पर्सनल भी होगी। उसके बाद जो न्यायमूर्ति आएगी और मेरिट न्यायमूर्ति होंगे, अच्छे मुल्क न्यायाधीश, नॉन क्वालिफाइड लोग भारत की जुडिशियल में नहीं आएंगे। ये मुझे लगता है हम इस पर चर्चा करने जा रहे थे, जो महत्वपूर्ण विषय है। और हमें मेरिट न्यायाधीश की आवश्यकता है। हमारी न्याय व्यवस्था मजबूत होना चाहिए,
शक्तिशाली होना चाहिए, उससे गरिमा होना चाहिए। इसलिए हमें मेरिट न्यायाधीश की आवश्यकता है और मेरिट न्यायाधीश हम तभी ला सकते हैं जब एनएससी की जब यूपीएससी की बेस से यूपीएससी का स्थापना होता है, क्योंकि भारतीय संविधान की जो कस्टोडियन है वो सुप्रीम कोर्ट है। भारतीय संविधान की जो कस्टोडियन है वो सुप्रीम कोर्ट है। कोई संसद नहीं है भारतीय संविधान की कस्टोडियन, ना राष्ट्रपति है ना प्रधानमंत्री है, कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट है। और वार्डॉग है सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान की। अगर भारतीय संविधान का वो इस प्रकार से अगर भारतीय संविधान को निर्णय देकर बाईपास करते हैं तो हमारे लिए चिंता का विषय है। ये सामाजिक आधार है, आरक्षण ये सामाजिक आधार पर लिया गया है, हमें इसको समझना होगा और इस केस पे उस पर पुनर्विचार करना होगा। इसी शब्द का मैं अपने शब्दों विलम्ब देता हूँ। जय भीम, जय भीम, जय भीम।